बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 मई और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज की अहम खबरों में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी, जो कि अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जा पहुंची है। पुतिन और मोदी की बातचीत हुई है और दूसरी बार बातचीत हुई है। मोदी ने राहुल गांधी को अपने पास बुला लिया है, अहम मीटिंग चल रही है, वहां क्या कुछ हो रहा है। इंडिया ने एक और डैम पर पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, तो पाकिस्तान ने एक और एटमी वॉरहेड लेकर जाने वाले मिसाइल का तजर्बा किया है। इसके साथ साथ एक एयर कमोडोर सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि आज पाकिस्तान जो इंडिया की आंख में आंख डाल रहा है, उसका सेहरा इमरान खान के पास जाता है। और इसके साथ साथ फौजी अदालतों का भी आज फैसला हुआ है, एक हफ्ते में फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है वो भी आपके सामने रखेंगे, और कुछ और खबरें हैं जो इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी, मौजूदा हालात, उसके ऊपर भी वक्त मिला तो जरूर नजर डालेंगे। पहली खबर की तरफ चलते हैं, और पहली खबर यह है कि अब इंडिया ने एक और डैम पर पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। जी हाँ, न्यू दिल्ली ने सलाल डैम है, ये डैम भी चनाब के ऊपर है। आपको हम बता चुके हैं कि सिंध तास मौदे के तहत जो 3 दरिया हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, वो पहले ही हिंदुस्तान के पास है। चनाब, झेलम और सिंध, इनका पानी पाकिस्तान को मिलना था। और आपको हम एक दिन पहले ये खबर दे चुके हैं कि चनाब के ऊपर जो बगलिहार डैम है, उस पर ऑलरेडी पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया था। ये गालिबन कल हुआ था। कल इसकी फुटेज एएनआई ने जारी की थी, मीन जो इंडिया की न्यूज एजेंसी है। और आज नई खबर, नई फुटेज, नई तस्वीर वहां से जारी हुई हैं सलाल डैम की। वहां पर भी गेट्स बंद कर दिए गए हैं, पानी का मुकम्मल बंदिश का इंतजाम कर दिया गया है। पाकिस्तान को वहां से भी एक कतरा अब पानी नहीं छोड़ा जा रहा। दूसरे लफ्जों में चनाब को मुकम्मल खुश करने का प्रोग्राम बना लिया गया है। अभी कल या परसों ही, मेरे ख्याल परसों, सायरा अफजल तारड़, सीनियर रहनुमा है नून लीग की, वजीर मशीर भी रही हैं, वो पहुंची चनाब पर। और वहां से उन्होंने एक वीडियो बनाई और कहा कि ये देखें, लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पानी तो पाकिस्तान का बंद नहीं हुआ। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि पानी बंद किया तो फिर हमने पता नहीं क्या कुछ कर देना है। उन्होंने दिखाया कि ये देखिए पानी चल रहा है, चनाब बिल्कुल भरा हुआ है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते। इनको पता नहीं लगता है कि जैसे शावर लेते हुए आप बंद करेंगे नल तो पानी उसी टाइम बंद हो जाएगा। जब आप दरियाओं की बात करते हैं और पानी बंद करते हैं तो 3-3, 4-4 दिन के बाद नीचे इफेक्ट आता है। पानी ने एक स्पीड के साथ ऊपर बंद होगा तो जाहिर है आगे उसका फर्क पड़ते हुए 2-3 दिन तो कम से कम लगेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। और लगता है कि ये अपने वोटर सपोर्टर को भी अनपढ़ समझते हैं। नहीं, लोग समझदार है, लेकिन ये समझते हैं कि लोग जाहिल हैं, उनको जो पढ़ाएंगे वो समझ जाएंगे, और ऐसी अहमकाना किस्म की वीडियोस बनाते हैं और क्लेम्स करते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, ये तो इंडिया ने काम कर दिया। दूसरी तरफ पुतिन ने एक और कॉल की है मोदी को, और उसमें उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों को पकड़ें जहां तक आपको जाना पड़े, हम आपके साथ खड़े हैं और इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आपका भरपूर साथ देंगे। अब इस कॉल की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए इंपॉर्टेंस है कि ये दूसरी फोन कॉल है। पहली कॉल तो आपको पता है कि सारे हेड ऑफ स्टेट्स चले करते हैं जिनके साथ आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, अमेरिका से भी हुई, सबके साथ हुई। लेकिन पुतिन ने ये दूसरी कॉल की है, विच मीन्स कि वो खासा आगे जा रहे हैं हिंदुस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप्स में, और उन्हें एहसास दिला रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर आपके साथ खड़े हैं। इंडिया के अंदर इस वक्त मोदी और राहुल गांधी की मुलाकात या तो खत्म हो चुकी है या हो रही है, और उस मुलाकात के अंदर इंडियन मीडिया जो है वो बहुत सारे क्याफे लगा रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि सीबीआई चीफ, जैसे पाकिस्तान के अंदर नैब की अपॉइंटमेंट वजीर आजम और अपोजिशन लीडर करता है, और भी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स ऐसे होती हैं नैब चेयरमैन के अलावा भी, ऐसे ही वहां पर सीबीआई चीफ जो है उसकी अपॉइंटमेंट पेंडिंग है। तो कुछ मीडिया के लोग कह रहे हैं कि बेसिकली मीटिंग उसके लिए है, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ मीडिया पंडित कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया कुछ बड़ा करने जा रहा है, कोई बड़ा हमला करने जा रहा है, और ये वजह है जिसकी वजह से ये मीटिंग हो रही है, इसलिए ये मीटिंग बहुत ही अहम है। देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। आपके सामने रिपोर्ट कर दिया जो वहां पे हो रहा है। वाघा अटारी बॉर्डर के ऊपर आपको पता है कि वाघा की साइड पर लोग जमा होते हैं पाकिस्तान से, और वहां परेड की जाती है। अटारी साइड पर जो है वो परेड होती है इंडिया की, जाहिर दरमियान में गेट होता है, दोनों साइड एक दूसरे के सामने परेड करती हैं। ये ऐसे है जैसे कुश्ती में 2 पहलवान होंगे तो लोग देखने आएंगे, खाड़े में एक ही पहलवान होगा तो लोग नहीं देखने आएंगे। आमने सामने दोनों फौजें होती हैं, दोनों एक ही तरह से वहां पर परेड करती हैं। और वो वैसे परेड तो ज़रा कम है, मैं यही कहूँगा, उसमें जो हरकतें हैं दोनों तरफ की, वो तो एक आप शो ही कह सकते हो उसे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इंटरटेनमेंट का शो है तो वो इंटरटेनमेंट टाइप, वो एक पूरे का पूरा माहौल है। लेकिन अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। दोनों कौमें ज़रा लाइटर नोट पर भी एक दूसरे की फौजों को देखते हैं, अच्छी बात है। बहरहाल अब इंडिया ने उस परेड को बंद कर दिया है, उस बॉर्डर को मुकम्मल सील कर दिया है, और जिसकी वजह से अब मेरा ख्याल पाकिस्तानी साइड पर भी, मुझे नहीं पता अकेले परेड करते रहेंगे या नहीं, और अगर अकेले करेंगे तो लोग देखने भी जाएंगे कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल इंडिया की तरफ से ये खबर आ गई है। आगे जी न्यूज़ इंडिया का टीवी चैनल है, मोतबर टीवी चैनल है। अब वो ये खबर रन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन लड़ने का गोला बारूद है।
उनके ख्याल में जो मार्टर गोले हैं या ऐसे गोला बारूद जो कन्वेंशनल वॉर में इस्तेमाल होते हैं, वो पाकिस्तान ने ज़्यादातर यूक्रेन को बेच दिए हैं और उस वजह से अब पाकिस्तान के पास ये गोला बारूद मौजूद नहीं है। और अगर कन्वेंशनल वॉर छिड़ी तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है। ये इंडियन न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ का दावा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी कहा जाता है कि नहीं, हमारे पास प्रोडक्शन है। जो पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं, कुछ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, जितने दिन अब मिल गए हैं, ये जितना टाइम मिल गया, 8-10 दिन मिल गए हैं, इसमें वो प्रोडक्शन हो चुकी होगी। अब देखते हैं क्या सच है क्या नहीं है। दोनों ओपिनियन आपके सामने रख दी हैं, लेकिन दोनों तरफ ये बातचीत चल रही है। पाकिस्तान ने 120 किलोमीटर तक मार करने वाले फतह मिसाइल जो है उसका आज एक और तजर्बा किया है। इससे पहले अब्दाली का किया था जो 450 किलोमीटर तक मार कर सकता था। अब इसकी दो इंपॉर्टेंस हैं। मैं ये कहूँगा कि ये जो एक आज के दिन ये तजर्बा किया गया है, एक तो जाहिर है जंग के हालात के अंदर आप अपनी मसल फ्लैक्सिंग करते हैं। पाकिस्तान अपनी मसल फ्लैक्सिंग कर रहा है, इंडिया अपनी कर रहा है। दोनों साइडें जो हैं वो अपनी अपना दिखा रही हैं कि हमारे पास क्या कुछ मौजूद है। दूसरा, जो दिफाई तज्जियाकार हैं वो कहते हैं कि ये जो मिसाइल है इसमें खासियत ये है कि ये शहरी आबादी ये बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट को हिट करेगा और इसके ऊपर एटॉमिक वॉरहेड मतलब एटम बम या छोटा एटम बम कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कहते थे ना छोटा कंप्यूटर, तो लेमन लैंग्वेज में कम इंटेंसिटी का जो एटॉमिक वॉरहेड होगा वो रखकर भेजा जा सकता है और वो बड़े इलाके को डैमेज नहीं करेगा। जिस फौजी किसी भी यूनिट को या फौजी मूवमेंट को किसी को क्रश करना होगा ये उसके लिए इफेक्टिव होगा, माइक्रो मैनेजमेंट कर सकता है इस तमाम हमले के अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस हिसाब से कि पाकिस्तान ने पहले अब्दाली जो 450 किलोमीटर की रेंज है और ये जिसकी 120 किलोमीटर की रेंज है, ये टाइमिंग पाकिस्तान ने चूज़ की है। इनकी आप ये कह सकते हैं कि इनके ये जो तजर्बा हो रहा है और जाहिर है इसमें से इंडिया को जो है वो मैसेजिंग की जा रही है कि अगर आप बाज ना आए तो हमारे पास ये वाला इख्तियार भी मौजूद है। अच्छा जी, फिर पाकिस्तान पहुंच गया है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में। पाकिस्तान ने दरख्वास्त कर दी है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से कि वो ये जो इंडिया पाकिस्तान में कशीदगी है, इंडिया की जारहियत है, उसके ऊपर वो इजलास बुलाए। और उन्होंने फ़ौरन इजलास बुला भी लिया है क्योंकि मेरा ख्याल उनके SOPs में है कि जब ऐसे हालात के अंदर कोई मुल्क पहुंचता है तो इजलास फ़ौरन बुलाया जाता है। मेरा जिन डिप्लोमेट्स के साथ बात हुई है, सीनियर डिप्लोमेट्स के साथ बात हुई है, उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान को ऐसे फ़ौरन नहीं जाना चाहिए था। ये पाकिस्तान की कमज़ोरी शो करता है। एक तरफ तो हम माचो मैन हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं हम तुन के रख देंगे। हमारे कई वुज़रा जो हैं वो कह चुके हैं कि एटम बम हमने बस खेलने के लिए नहीं रखा, चलाना पड़ा तो चला देंगे। एक नहीं, एक से ज़्यादा वज़ीर हमारे ये बयान दे चुके हैं, जो मैंने कल आपको कहा था कि ये भी एक किस्म की कमज़ोरी है। हमारे पास भी एटम बम है, उनके पास भी है, दोनों का चलता है। मेरा ख्याल है दोनों का एटम बम असली है। दोनों के एटम बम के अंदर ना कीड़े पड़े हैं, ना वो सैलाब से मुतासर है, ना ही अभी सावन भादों है कि वो ना चल सके। मेरे ख्याल में दोनों के चलते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं, दोनों को पता है कि चला देंगे। पाकिस्तान बार बार क्यों कहता है? जब पाकिस्तान ये कहता है तो मैसेजिंग पूरी दुनिया में दो जाती है। एक तो हम इररिस्पॉन्सिबल है, छोटे से कॉन्फ्लिक्ट पर सीधे ही एटम बम पर पहुंच गए हैं, और दूसरा ये कि हम दबाव महसूस कर रहे हैं इसीलिए एटम बम की बार बार धमकी दे रहे हैं। उनको भी पता है हमारे पास है और उनको पता है कि अगर वो एक खास हद से ज्यादा हमें दबाएंगे तो हम चला सकते हैं। तो कहने की क्या जरूरत है? एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे आर्मी चीफ से वो डर गए हैं और उन्होंने डरते हुए ये कर दिया और वो कर दिया है, तो दूसरी तरफ हमें बार बार ये मिसाइल्स भी दिखाने पड़ रहे हैं, एटम बम का भी धमकी देनी पड़ रही। चलें, मिसाइल की बात तो समझ आती है, वो तो फौजी टैक्टिक है। अच्छा काम है कि हम अपने मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, हम बता रहे हैं हमारे पास क्या है। वो तो पानी बंद कर रहे हैं, उन्होंने तो एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है, उन्होंने तो अमली इकदाम कर दिया है। एक दफा नहीं, 2 दफा किया है। बगलियार डैम पर भी पानी बंद किया है, और जो मेरा ख्याल उसका नाम सलाला है या सलाला कह दिया मैंने, सलाल डैम जो है उस पर भी उन्होंने पानी जो है वो बंद कर दिया है। तो इन हालात में वो तो 2 दफा अपनी वाज़ेह स्ट्रेटजी जो ऑपरेशनल है उसको वो दिखा चुके हैं, और हम चले मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। अच्छा है, हमें जंग शुरू करने की जरूरत नहीं है। मैं तो जंग के वैसे ही खिलाफ हूं, और मैं समझता हूं कि दोनों तरफ मासूम लोगों की जाने जानी है। अगर उस तरफ वॉर हिस्टेरिया है, मोदी को इलेक्शन जीतना है या उसके लिए जंग जरूरी है, क्योंकि इस दफा मोदी की जो गवर्नमेंट है बहुत थिन मेजॉरिटी के साथ है, बड़ी मुश्किल से मोदी जीते। मोदी की जो पॉपुलैरिटी थी इंडिया के अंदर वो कम होती जा रही है। पिछली दफा वो बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी से जीते थे। आल्दो के मोदी ने अपना एक कल्ट फॉलोइंग बनाई हुई है, RSS और वो सब कुछ जो है वो इंटैक्ट है वहां पर उनके पास, लेकिन उनकी जो वोटों के अंदर जो बर्तरी थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। ऑलमोस्ट कांग्रेस ले जाने लगी थी, 240 के करीब सीटें जो है वो कांग्रेस ले गई हुई है। बहुत थोड़ा फर्क है, 30-40 सीटों का फर्क रह गया
गया था, इसलिए मोदी वहां पर प्रेशर में है, ना सिर्फ बिहार के इलेक्शन के बल्कि अगले आने वाले इलेक्शन जो उनका आना है गालिबन 2027-28 में आएगा अगर मैं गलत नहीं, उस इलेक्शन के लिए भी मोदी जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो दिन ब दिन कम जा रहा है। जाहिर है वो वहां पर फिर नेशनलिज्म, वॉर, जिंगोइज्म, ये सब कुछ वहां पर फैलाएंगे और फैल चुका है, वहां नफरत बहुत फैल चुकी है। तो पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस भाग कर चले जाना मेरा ख्याल रुकना चाहिए था। मेरा तज्जिया, आई कैन बी रॉन्ग, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जिनसे मेरी बातचीत हुई है उनसे मैंने आपके सामने ये बात रखी है कि ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा रुकना चाहिए था। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। जो अगली खबर है वो इंडिया ने अपनी काफ़ी सारी स्टेट्स को ये कहा है कि वो ड्रिल्स करें, मॉक ड्रिल्स करें और इफेक्टिव सिविल डिफेंस को इंटैक्ट करें। 7 मई तक उन्होंने कहा है कि अपनी तैयारी कर लें। जी हाँ, इंडियन होम मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ये डायरेक्शन भेजी है अपनी सेवरल स्टेट्स को, उनके चीफ मिनिस्टर्स को, कि अपनी अपनी स्टेट में, मतलब सूबा जैसे हमारा है वहां पर मॉक ड्रिल्स करवाएं, मीन लोगों की ट्रेनिंग करवाएं, सायरन बजाएं, उन्हें बताएं कि फजाई हमला हो गया या एटमी हमला। एटमी हमले का तो वर्ड वहां नहीं इस्तेमाल, फजाई हमले वगैरह का इस्तेमाल है, लेकिन जाहिर है उसमें वो चीज़ें भी मद्देनजर रखेंगे कि लोगों ने अपने आप को सायरन सुन के कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बचाना है, कैसे बंकर्स बनाने हैं। तो वो सारी ट्रेनिंग जो है, मीन इस ट्रेनिंग से 2 इसके मैसेजेस हैं। एक तो जाहिर है इससे ये मैसेज आ रहा है कि इंडिया जो है वो जंग के लिए तैयार है। मीन अगर 7 तक का टाइम दिया है, सिर्फ 7-8 दिन दिए हैं या 2-3 दिन दिए हैं, सॉरी, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया जो है वो मुकम्मल जंग की तैयारी कर रहा है। एक मैसेज ये है कि जंग लगने वाली। दूसरा इसका फायदा ये भी है कि वहां पर वो एक माहौल बना रहे हैं, जो जिंगोइज्म है वो बना रहे हैं, वहां पर वो एक तरथली डाल रहा है मोदी, और जितनी वो तरथली डालेंगे, मीन जंग जब लगेगी, भले छोटे पैमाने पे भले बड़े पैमाने पे, बहुत सारे लोग कहते हैं इससे फलां को नुकसान होगा, फलां को नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। जंग जब लगेगी तो उस तरफ मोदी को फायदा होगा, इस तरफ आसिम मुनीर साहब को फायदा होगा, दोनों के जाती फायदे में। बाकी मैं मुल्कों के फायदे की बात नहीं कर रहा, मुल्कों को तो फायदा नहीं होना, मासूम लोग मरेंगे, शहीद होंगे, मासूम लोगों की जानें जाएंगी, इंसानों को नुकसान होना है, दोनों तरफ इकोनॉमीज को नुकसान होना है। आज ही मोदी नहीं, मोडीज जो पूरी दुनिया के अंदर फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी है, वो बता रही है कि अगर जंग लगी तो इंडिया की इकोनॉमी तगड़ी है, वो सस्टेन कर जाएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी, और पाकिस्तान का ये जो पाकिस्तान रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था, ऑलरेडी पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हुई हुई है, उसमें से पाकिस्तान निकलने के जतन कर रहा है, तो वो भी सब कुछ फेल हो जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर इसका भारी फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा। ये मूडीज ने आज ही इसके ऊपर अपनी एडवाइजरी कह लें, रिपोर्ट कह लें, एक्सप्रेशन कह लें, वो जारी किया है। तो इन हालात के अंदर दोनों मुल्कों को तो शदीद नुकसान है, लेकिन हमारे आर्मी चीफ को और उस तरफ मोदी को, दोनों को फायदा होगा जाती हैसियत में। दोनों को अपना पर्सोना बिल्ड करने का मौका मिलेगा, दोनों को ये बताने का मौका मिलेगा कि मैं सेवियर हूं। इसी सिलसिले में न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज एक आर्टिकल छापा है और उन्होंने ये कहा है कि अंधेरे से निकल के या साये से निकल के बाहर आ गया है पाकिस्तान का ताकतवर तरीन शख्स। दूसरे लफ्जों में उन्होंने कहा है कि नकाब उतार के बाहर आ गया है पाकिस्तान का ताकतवर तरीन शख्स, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखते हैं, जो तकरीर की थी आसिम मुनीर साहब ने और उसके बाद जो जंग के हालात बने हैं, उस सारे में जिस तरह की पोस्चरिंग कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर, जिस तरह का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह की बयानात उनकी तरफ से जारी किए जा रहे हैं, उस सब से वो पाकिस्तान के अंदर अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं कि मैं आपको सेव करूंगा, मैं सबसे ताकतवर हूं। अब न्यूयॉर्क टाइम के आर्टिकल में बहुत कुछ नीचे लिखा हुआ है, उसमें उनको ज़ियाउल हक की तरह का या उनसे भी बढ़ के डिक्टेटर लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने सारी ताकत अपने पास सलब कर ली है, जो कि किसी सूरत भी किसी माशरे और जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। उसमें वाज़े अल्फाज में उन्हें एक बदतरीन डिक्टेटर लिखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और जो हैं वो बदयांती करते हैं। आज टेलीविजन पर चलता रहा कि मर्द आहन डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। जी जरा गौर कीजिए, मर्द आहन डिक्लेयर कर दिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ को। उन्होंने डिक्टेटर कहा है, यहां डिक्टेटर का मतलब मर्द आहन है, मतलब कल को किसी भी जालिम, जाहिर है जो जुल्म करता है उसका हाथ लोहे का ही होता है, उसके पास जाहिर है ताकत होती है जो वो अब्यूज करता है अपनी ताकत के साथ किसी को। तो अब पाकिस्तानी मीडिया उसको डिक्टेटरशिप को, और बदतरीन डिक्टेटरशिप की ट्रांसलेशन उर्दू में मर्द आन कर रही है। और जो बेचारा गांव में बैठा या आम आदमी है वो समझेगा कि बड़ा ही दिलेर है हमारा आर्मी चीफ, उनको मर्द आन न्यूयॉर्क टाइम्स ने कह दिया है। तो ये वो बारीक वारदातें हैं जो मीडिया के जो लफाफे कह लें, आप जो भी कहना है उन्हें, या उनकी मजबूरियां कह लें, वो मिलके आपके सामने जो है वो डालते रहते हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो कनाडा से है। खालिस्तानी सरदार 8 लाख हिंदुओं को कनाडा से मुल्क बदर करवाना चाहते हैं। उन्होंने आज एक एहतजाज किया है कनाडा के अंदर। कनाडा में तकरीबन 8 लाख हिंदू आबाद है और इंडियन हिंदुओं की बात कर रहे हैं, ये कैनेडियन खालिस्तानी जो सिख हैं। उन्होंने कहा है कि ये कनाडा के इस सुकून के लिए, यहाँ के पीस के लिए ख़तरनाक है, इनको मुल्क बदर किया जाए। आपको पता है कि कनाडा के अंदर हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं उनमें 22, जी हाँ 22 जो पंजाबी मेंबर पार्लियामेंट हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं मर्द भी हैं, वो इलेक्ट हुए हैं। जो यंगेस्ट वहाँ पर
सिख पार्लियामेंटेरियन या सरदारनी एक जो इलेक्ट हुई हैं, उनकी उम्र 23 साल है। तो 22 सिख पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इस वक्त कनाडा की असेंबली में बैठेंगे, जो हाल ही में इलेक्शन, अभी पिछले हफ्ते में ही जो इलेक्शन कनाडा के अंदर हुआ है। इन हालात में ये जो वहां पर मुजाहरे हो रहे हैं इंडिया के खिलाफ कनाडा के अंदर, इनकी भी जाहिर है इंपॉर्टेंस है और भरपूर इंपॉर्टेंस इनकी मौजूद है। चलने से पहले आपके सामने खबर रखते हैं क्विकली कि जो फौजी अदालतें हैं जिनका केस 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लटका हुआ है, उसकी आज आखिरी समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अपने उसके अंदर दलाइल दिए। बातें तो बहुत सारी हुई इसके अंदर और बहुत सारी बातें आपको बताने की भी हैं, लेकिन जल्दी में आपको ये बता देते हैं कि एक तो अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि 3 मेजर अफसरान जो है, जी हाँ 3 बड़े फौजी अफसरान, जिनमें एक 3 स्टार जनरल मतलब कि लेफ्टिनेंट जनरल, एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं, इनको पेंशन और मुराद के बगैर बर्खास्त कर दिया गया है। मतलब कि इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया है, इन्हें ना पेंशन मिलेगी ना मुराद, मतलब कि इनके बैजेस उतार लिए गए। शायद इनको जो कोई प्रॉपर्टी वगैरह होगी वो भी वापस ले ली गई होगी, या शायद नहीं, क्योंकि असल रौला तो वो है, माल तो ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह के अंदर ही होता है, आपको पता है, जो मिलती है। तो बहरहाल ये आज अटॉर्नी जनरल ने बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे से सवाल पूछा कि ये जो 3 स्टार जनरल हैं, क्या ये लाहौर के उस वक्त के कोर कमांडर थे? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाँ वही कोर कमांडर थे। उसके अलावा इन्होंने कहा कि 20 ऐसे और फौजी एहलकार और अफसरान हैं जिन्होंने गफलत बरती है और उनकी अब तरक्की नहीं हो सकेगी, वो जिस रैंक पर हैं उसी रैंक में उनको रिटायर कर दिया जाएगा। ये भी उन्होंने अदालत में बताया। फिर अदालत ने आगे से कहा कि आप इस मौजू पर क्यों जा रहे हैं, आप ये क्यों बता रहे हैं कि 9 मई जो है वो हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, हम इससे मत तो नहीं जा रहे। क्योंकि अटॉर्नी जनरल ये कह रहे थे कि 1971 और उसके बाद भी जो सारे मामला हुए उसमें भी किसी फौजी इंस्टॉलेशन पर पाकिस्तान में हमला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भुट्टो को फांसी लगा दी। जरा अटॉर्नी जनरल साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जरा बदयांती चेक कीजिए इनकी इंटेलेक्चुअल कितनी है, अंदर से किस हद तक नीचे चले गए हैं वो चेक कीजिए। कि कह रहे हैं कि भुट्टो को फांसी लग गई फिर भी किसी ने रिएक्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा कि पूरी जो दूसरी तरफ की मूवमेंट थी अपोजिशन की, जिसमें एयर मार्शल असगर खान मरहूम, उनको 3-3.5 साल नजरबंद रखा, फिर भी किसी ने किसी किस्म का रिएक्ट नहीं किया था। हम ये तो नहीं कहते कि किसी को किसी चीज जगह पर हमला करना चाहिए, लेकिन इनका ये कहना कि रिएक्शन नहीं होना चाहिए एक तरफ, भले किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उठा के फांसी लगा दिया जाए। यह है असल चेहरा अटॉर्नी जनरल का। और आप खुद सोचिए कि उसके बाद जब इन्होंने बुजुर्ग होना है तो इनको भी अकल की बड़ी बातें आ जानी। इस हुकूमत ने खत्म होना है, जब कोई आगे हुकूमत आनी है तो इन्होंने इतनी वाइज बातें करनी है। फिर 10-15 साल के बाद इन्होंने बुजुर्ग होना है, इन्होंने और वाइज बातें करनी है। फिर 20-25 साल के बाद तो इन्होंने बिल्कुल किसी ना किसी और पाकिस्तान के अंदर मूवमेंट चल रही हुई, इन्होंने उसके लिए फ्रीडम फाइटर बन जाना है, इन्होंने बिल्कुल कानून और इंसाफ पर बैठ जाना। और हम भी ऐसे सादा लोग हैं कि ऐसे तमाम लोगों को बाद में उनके घिनौने चेहरों को भूल कर उन्हें माफ करके फिर अपने सेवियर समझते हैं, और फिर 50-60-70 अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे जितनी भी इनकी है। लेकिन जब भी इन्होंने दुनिया से जाना है तो फिर इनके बच्चों ने, इनके खानदान ने इनकी तस्वीर दीवार पर लगा के कहनी है कि हमारे ये जो वालिद मरहूम या हमारे दादा मरहूम थे, इनकी पाकिस्तान के लिए ये खिदमत है। ये पढ़ी है आज इनकी खिदमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां कह रहे हैं कि भले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगा दे, अवाम को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एक तरफ मुकद्दस गाय है और दूसरी तरफ जो है वो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड हैं, जो अवाम है और उनके नुमाइंदे हैं, उनके साथ जो मर्जी सलूक कर दिया जाए। बहरहाल अदालत ने कहा कि आप ये जिससे मत जा रहे हैं, फिर हम आपसे आगे सवालात पूछेंगे जिनके जवाब आप नहीं दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो 3 स्टार जनरल मीन कोर कमांडर को आपने हटा दिया, क्या इनके खिलाफ आपने फौजदारी कोई एक्शन लिया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, फौजदारी जरूरी नहीं होता, महकमाना कार्रवाई कर दी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आर्मी एक्ट के मुताबिक जरूरी होता है, अगर आपने महकमाना कार्रवाई की है तो फिर फौजदारी उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ना है। उस पर फिर अटॉर्नी जनरल साहब के चरागों से रोशनी गायब हो गई। उससे पहले अटॉर्नी जनरल से यह भी पूछा गया कि क्या ये जो जनरल साहब थे इनको फिर किसी मुकदमे में बुलाया गया गवाह के तौर पर, इनकी गवाही रिकॉर्ड की गई, इनसे पूछा गया कि क्या हुआ वहां पर, इन्होंने क्यों कोताही की, बाकी लोगों की गवाहियां रिकॉर्ड की गई। उस पर भी अटॉर्नी जनरल के पास कोई बातचीत नहीं थी। 1 हफ्ते के लिए इस केस के फैसले को महफूज किया गया है। बदकिस्मती है पाकिस्तान की, 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस चल रहा है। कम अज कम पिछले साल नवंबर-दिसंबर से ये केस, पिछले साल नवंबर-दिसंबर से ये केस चल रहा है और इसका फैसला नहीं किया गया। आज जो वहां पर रिमार्क्स दिए गए वो तो बहुत तगड़े थे। रिमार्क्स में तो ये लग रहा था कि ये फैसला नहीं देंगे, कुछ रिमार्क्स में ये लग रहा था कि ये पार्लियामेंट को रेफर कर देंगे ये मामला और कहेंगे कि पार्लियामेंट फैसला कर दे, मतलब पार्लियामेंट पास कर दे कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, तो इन सिविलियन को जो आपने सजाएं दी हैं ये ठीक है। अगर पार्लियामेंट इतने दिनों के अंदर या इतने महीनों के अंदर ये पास नहीं करेगी, फिर इन सिविलियंस की सजाएं जो है वो कलअदम हो जाएंगी। तो मतलब एक और रास्ता दे दिया जाएगा, एक और चोर दरवाजा दे दिया जाएगा पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स को, इन मासूम बेगुनाह लोगों को जो पहले ही 2-2 साल से जेलों के अंदर है, उनको मजीद वहां सड़ने का
उनके ऊपर सजा होगी और जनरल साहबान को एक और मौका दिया जाएगा। लग नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच जो है ये तगड़ा फैसला कर सके, लेकिन दूसरी तरफ इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो जरा सा भी जहन में कोई ख्याल हुआ, समझ हुई, तो इस टाइम इन लोगों को छोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा इमेज बहाल होगा। इस वक्त जंग के माहौल है, लेकिन अगर हमारे दिमागों में जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है वो वहीं हुआ जहां है, तो फिर इनका इसी तरह का कोई अरेंजमेंट किया जाएगा, सजा देके कौम को और अपने फौजी अदारे को एक दूसरे से मजीद दूर किया जाएगा। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।